हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर्त सारणी है और हम केमिस्ट्री यहाँ से काफ़ी सीखने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था मूल आवर्त सारणी के बारे में, तो आज का टॉपिक डाल देंगे कॉपी पर। टॉपिक का नाम है आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये आज का टॉपिक है हमारा। तो बेटा जो पहली आवर्त सारणी थी जो हम पढ़े थे ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, वो तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाई गई थी। लेकिन ये जो आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर बनाई गई है। तो बेटा जो अपने साइंटिस्ट थे मोज़ले ने क्या काम किया था 1913 में, सन 1913 में मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। कैसे की थी? देखो, उन्होंने उच्च गलनांक का एक मेटल लिया था और इस पर उन्होंने कैथोड रेस डाली थी। उच्च गलनांक की धातु पर जब उन्होंने यहाँ पर कैथोड रेस डाली बेटा, कैथोड रेस, और आपको पता है जब कैथोड रेस किसी उच्च गलनांक की धातु पर पड़ती हैं तब ये जो कैथोड रेस हैं ये एक्स रे में चेंज हो जाती हैं। तब ये जो नई किरण बन के आई, इसका नाम पता नहीं था सब साइंटिस्टों को, तो उनको कहा गया एक्स रे। तो बेटा देखो, जब उच्च गलनांक की कैथोड रेस हम किसी मेटल पे डालते हैं, उच्च गलनांक के मेटल पे डालते हैं, तब कुछ नई किरणें बन के आती हैं जिनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है पहले की किरणों की तुलना में, और फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इसकी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए न्यू होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति न्यू होती है बेटा। तो इन किरणों का उस वक्त नाम नहीं पता था, उसको उनको एक्स रे कहा गया था। और एक्स रे से कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए थे। एक्स रे से कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए थे। एक्स रे से कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए थे। इन स्पेक्ट्रमों का अध्ययन मोज़ले ने किया था। इन स्पेक्ट्रों का अध्ययन किसने किया था बेटा? मोज़ले ने किया था। और मोज़ले ने इनका अध्ययन करके उन्होंने ही परमाणु क्रमांक की खोज की थी। परमाणु क्रमांक की खोज की थी। किसने की थी? मोज़ले ने की थी। कैसे किया था? इन्होंने कैथोड रेस को उच्च गलनांक के मेटल पे डाला था और वहाँ से एक्सरे उत्पन्न हुई थी। एक्सरे से स्पेक्ट्रम बना था और स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। ये कब की घटना है? ये 1913 की घटना है। उन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की और उन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि किसी भी तत्व का जो मूल गुण होता है, किसी तत्व का जो मूल गुण होता है वो भार नहीं होता, भार नहीं होता है, बल्कि क्या होता है बेटा? बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक होता है। समझ में आई बात? मतलब इन्होंने, तुम खाली इतना याद रखो कि 1913 में जो मोज़ले थे, इन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। ठीक है, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, बस समझते हुए जाना है। जो चीज़ समझा रहा हूँ आपके लिए, बस जो समझा रहा हूँ वो समझते हुए चलो। बेटा यहाँ पे जो मेटल यूज़ की जाती है उसको हम हिंदी में कहते हैं लक्ष्य। क्या कहते हैं? ये है आपका लक्ष्य। ठीक है, या इसको हम टारगेट कहते हैं। लेकिन इस स्पेशल केस में इसको हम एंटी कैथोड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंटी कैथोड। एंटी कैथोड का मतलब होता है बेटा कैथोड का विरोध करने वाली चीज़। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मेटल को, इसको लक्ष्य कहते हैं या टारगेट कहते हैं, या इसको हम एंटी कैथोड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? समझ में आया परमाणु क्रमांक की खोज कैसे की थी मोज़ले ने? ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझते हुए चलो। 1913 में जब मोज़ले ने परमाणु क्रमांक की खोज कर दी तब इन्होंने एक बात समझाई। इन्हें कहा जो कोई भी तत्व है, इस तत्व का जो मूल गुण होता है, पहले दो जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने बताया था, मेंडलीव ने क्या बताया था? मेंडलीव ने बताया था किसी भी तत्व का जो मूल गुण होता है
वो उसके परमाणु भार पर निर्भर करता है। मूल गुण का मतलब तत्वों के जो भी रासायनिक या भौतिक गुणधर्म हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? परमाणु भार पे डिपेंड करते हैं, ऐसा बताया था मेंडलीव जी ने। लेकिन इन्होंने जो मोजले थे, इन्होंने इसकी परमाणु क्रमांक की जब खोज कर दी थी, इन्होंने कहा था परमाणु भार पे, इस तत्व का मूल जो गुण है परमाणु भार पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आई? इन्होंने कहा था किसी तत्व का मूलभूत जो गुण होता है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, ये कहा था मोजले ने। अब मोजले ने इसकी खोज करने के बाद ये बात कह डाली। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आप लोगों के? फिर इन्होंने जो मोजले साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो अपने मेंडलीव थे, मेंडलीव ने एक नियम दिया था, आवर्त नियम दिया था। मेंडलीव ने आवर्त नियम में कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने आवर्त नियम में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन जो अपने मोजले हैं, इन्होंने करेक्शन किया इसमें। इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसको ही आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपके? तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे हम लोग। अच्छे से नोट्स बनाने हैं बहुत बढ़िया से, और ये ऐसे नोट्स हैं बेटा कि आप बड़े से बड़ा एग्जाम दे लीजिए, सभी में ये नोट्स काम करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक तरफ से बहुत अच्छे से पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चलूँगा बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा आप पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें। पहला पॉइंट लिखिए, मोजले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की। मोजले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की। समझ में आया? अब नई लाइन से नया पॉइंट लिखिएगा। देखो बेटा, मोजले ने विभिन्न धातुओं पर मोजले ने उच्च गलनांकी विभिन्न धातुओं पर एक्स किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। मोजले ने विभिन्न धातुओं पर एक्स किरण स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि किसी तत्व का मूलभूत गुण परमाणु भार नहीं होता, अर्थात किसी तत्व का मूलभूत गुण परमाणु क्रमांक होता है। किसी तत्व का मूलभूत गुण परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। किसी तत्व का मूलभूत गुण परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। समझ में आया? मतलब इन्होंने कहा कि इस तत्व का जो मूलभूत गुण है, मूल गुण है, वो परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार नहीं है। समझ में आया बेटा? तो ये चित्र चाहो तो आप बना सकते हो समझने के लिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और ये चित्र बना लो। ठीक है, चित्र बना लिया? अब सुनो, तो ये इन सारी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया, परमाणु क्रमांक के बारे में अध्ययन किया, स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, और इन अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपना एक नया आवर्त नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और वो आधुनिक आवर्त नियम क्या था? इन्होंने कहा था कि तत्वों को जब परमाणु तो इन्होंने कहा था जो तत्व होते हैं, बेटा इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, फिर समझाता हूँ इस चीज़ को। इन्होंने क्या कहा था? मोजले जी ने इन्होंने कहा था जो तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, है ना बेटा। इन्होंने उपरोक्त जो अभी हमने डिस्कशन किया है, उपरोक्त इन्होंने
अध्ययन के उपयुक्त चीज़ों का अध्ययन किया और इन्होंने बताया, आधुनिक आवर्त नियम दिया। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम दिया, आधुनिक आवर्त नियम दिया। इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया। इन्होंने कहा कि तत्वों के लिखना नहीं है अभी, ठीक है। इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इसको ब्लैक पेन से लिखना होगा, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो बेटा इन्होंने उपरोक्त स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और अपना एक आवर्त नियम दे डाला और अपने आवर्त नियम में इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु भार के। इसको ही हम मेन लीप का आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। बात समझ में आई? तो बेटा नया लाइन से एक पॉइंट बना करके लिखिएगा, पॉइंट बनाइएगा, नई लाइन से पॉइंट बनाइएगा और लिखो, उपरोक्त अध्ययन के आधार पर मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर मोजले ने अपना आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर लिखिए जिसके अनुसार। अब नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है बेटा, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बेटा आवर्ती फलन होते हैं, इस बात का मतलब तो आप जानते ही हैं अच्छे से, है ना। इसका मतलब यह है तत्वों को जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग रखते हैं, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम रखते हैं, तो कुछ निश्चित समय के बाद या निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में रिपीटिंग होती है, तत्वों के गुणों में पुनरावृत्ति आती है, तत्व के गुण दोहराए जाते हैं। इसको ही क्या कहा गया बेटा? आवर्ती कहते हैं इसको ही। ठीक है, देखो लाइन लिखो, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो एक नियमित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों में पुनरावृत्ति होती है। मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ना इतना? बिल्कुल। तो ये आवर्त नियम दिया। ठीक है, तो बेटा ये इस आवर्त नियम के आधार पर मोजले ने क्या किया? इस आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को बेटा मोजले ने ये आवर्त नियम दिया और इसके आधार पर फिर क्या कहा? सुनो मेरी बात को, बोर्ड पे देखो बेटा, अभी लिखना नहीं है। मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और इन्होंने एक सारणी बना दी, और इन्होंने एक आवर्त सारणी बना दिया है ना,
और इन्होंने एक आवर्त सारणी बना दी, सारणी बना दी या बनाई, जिसे अच्छा हम क्या कहते हैं, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी कहते हैं, या मोजले की आवर्त सारणी कहते हैं, या मोजले की आवर्त सारणी कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? मेंडलीफ ने क्या काम किया, तत्वों को, मतलब इन्होंने अपना आधुनिक आवर्त नियम दे दिया। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, इन्होंने अपने आधुनिक आवर्त नियम क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और ये नियम देने के पश्चात इन्होंने क्या काम किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाया और एक आवर्त सारणी बना दी, जिसके लिए हम आज के समय में कहते हैं मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो बेटा पॉइंट बना करके नई लाइन से अब लिखिएगा। देखो पॉइंट बना करके देखो, इस आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर ठीक है बेटा, इस आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर मोजले ने सन 1913 में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर 1913 में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखकर एक आवर्त सारणी बनाई, जिसे मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी अथवा मोजले की आवर्त सारणी कहते हैं। पॉइंट क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं, जिसे आवर्त सारणी या मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी है कैसी, ये तो मन करता होगा आपको देखने को, तो मैं आपको अभी जरूर स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वही दीर्घाकार आवर्त सारणी है, बहुत ही कम डिफरेंस है, वो बाद में समझाऊंगा कि ना के बराबर अंतर है बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो खैर काफ़ी समय हो गया इस चीज़ को पढ़ते हुए, तुम लोग बोर सा फील करते होगे, इसलिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलाने के लिए एक आध शायरी वीडियो हो जाए। फिर बच्चों हो जाओ, शायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताओ, कमेंट कर बता दिया करो, शायरी होनी चाहिए या नहीं, है ना? सिर्फ पढ़ना ही है या शायरी वीडियो सुननी है, बता दिया करो मुझे, है ना? सुनोगे शायरी? तो शायरी सुनते हैं बेटा, एक शायरी देखते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग शायरी है। ठीक है, मेरी बातों का कुछ बुरा मत माना करो, मैं थोड़ा मौज मस्ती में ऐसे शायरी सुना देता हूँ तुम्हारे लिए। सुनो बेटा। इश्क मैं भी करता था, इश्क मैं भी करता था, वो भी करती थी। इश्क मैं भी करता था, वो भी करती थी। इश्क मैं भी करता था, वो भी करती थी। मैं उससे करता था, वो किसी और से करती थी। ठीक है ये थी एक शायरी छोटी सी। और सुनोगे शायरी? चलो और देख लो। ठीक है, सुनो, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। तो बेटा अपने जो मेंडलीफ का जो मतलब आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी का टॉपिक चल रहा है अभी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, मतलब मैंने आपको ये समझा चुका हूँ बेटा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, किसने दिया है, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी खासियत क्या है, बहुत कुछ जानकारी रह गई है, वो मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो एक आध शायरी और हो जाए फिर स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो नई शायरी एक और। घटा छाई रही आसमान में पर बरसात नहीं हुई। घटा छाई रही आसमान में पर बरसात नहीं हुई। घटा छाई रही आसमान में पर बरसात नहीं हुई। मैं उसे फ़ोन मिलाता रहा, मैं उसे फ़ोन मिलाता रहा पर बात नहीं हुई।
मैं उसे फ़ोन मिलाता रहा पर बात नहीं हुई। उसने तो कहा था कॉल करूँगी सबके सो जाने के बाद। उसने तो कहा था कॉल करूँगी सबके सो जाने के बाद। मुझे लगता है आज बाबू के शहर में रात नहीं हुई। ठीक है, तो ये शायरी है, मौज मस्ती के लिए आपको सुनाता रहता हूँ बेटा मैं, क्योंकि आप बोर ना हो, क्योंकि अब ऑफलाइन तो मैं क्लास पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपके लिए ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो बेटा ऑनलाइन में भी मौज मस्ती होनी चाहिए, जो कि आप लोग बोरिंग फील ना करो। खैर, अब स्क्रीन पे चलते हैं, आप देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी कैसी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो देखो, ये है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है। और इस आवर्त सारणी में और अपनी दीर्घाकार आवर्त सारणी में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं है। दिख रहा है, इस आवर्त सारणी में देखो कितने आवर्त हैं। आवर्त मैं आपको दिखाता हूँ। इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं बेटा। देखो देखो, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त और 7 आवर्त। समझ में आ रही बात? इस आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? पूरे 7 आवर्त हैं। और हमारे दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी 7 ही आवर्त होते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया आपके? ठीक है। और जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी, उसमें आपको बताया गया था कि उसमें 8 वर्ग थे। उसमें कितने थे? 8 वर्ग थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ग तो हैं ही हैं यहाँ तक, लेकिन एक 0 वर्ग अलग से और जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार हमारी इस वाली आवर्त सारणी में 9 वर्ग हो जाते हैं। 8 तो पहले से ही थे, एक अलग से जोड़ दिया गया, टोटल कितने हो गए? 9 वर्ग हो गए हैं। ध्यान समझिए मेरी बातों को बेटा। इस आवर्त सारणी को याद करने के चक्कर में मत रहना, बस अच्छे से समझ लो एक एक पॉइंट को। कुछ भी याद करने के चक्कर में नहीं रहना है, बस समझ लेना है। केमिस्ट्री का जो आवर्त सारणी ऐसा टॉपिक है बेटा, आपको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए एक एक पॉइंट की। तो समझ लो बस अच्छे से, ठीक है? याद करने के चक्कर में मत रहना। और ये आवर्त सारणी तो आपको बनानी पड़ेगी। अभी तक मैंने जहाँ तक पॉइंट बोले, उसका ये आवर्त सारणी आपको बनानी पड़ेगी। ये वाली आवर्त सारणी बना लेना बेटा, ठीक है? तो खैर, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आपको पीरियड दिख रहा है, ऊपर लिखा हुआ पीरियड्स दिख रहा है ये। तो यहाँ पे देखो 7 तक काउंटिंग है, तो 7 ये हो गए आपके आवर्त। ठीक है, और आवर्त होते कौन से बेटा? 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। जैसे ये है ना, ये देखो, ये है फर्स्ट लिखा हुआ है ना। ठीक है, एक चीज़ और समझा दूँ, इस आवर्त सारणी में सीरीज़ भी होती हैं। तो ये लिखा है सीरीज़, ये लिखा है सीरीज़। तो कितनी सीरीज़ है? सीरीज़ का मतलब होता है बेटा श्रेणी। कितनी श्रेणियां हैं? देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्रेणियां हैं। इस आवर्त सारणी में कितनी श्रेणियां होती हैं? 10 श्रेणियां होती हैं। 7 आवर्त होते हैं। इस आवर्त सारणी में 10 श्रेणियां हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है, और जो श्रेणियां होती हैं बेटा, पहली श्रेणी में बेटा पहला आवर्त होता है। देखो, दूसरी श्रेणी में दूसरा आवर्त होता है, तीसरी श्रेणी में तीसरा आवर्त होता है। लेकिन ये 2 श्रेणियों में चौथा आवर्त होता है, इन दोनों श्रेणियों में 5वां आवर्त होता है, इन दोनों श्रेणियों में 6ठा आवर्त होता है, लास्ट श्रेणी में लास्ट आवर्त होता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के लिए? क्लियर बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, या अभी लिखना कुछ नहीं है ना, याद करना है, बस समझते रहो। मैं भी आपको लिखवाऊंगा, आपके लिए सब कुछ नोट्स लिख करके दूंगा अभी मैं आपके लिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? दो कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और श्रेणियाँ कितनी हैं? 10 श्रेणियाँ हैं। तो 10 श्रेणी में पहली श्रेणी पहले आवर्त में आती है, दूसरी श्रेणी दूसरे आवर्त में आती है, तीसरी श्रेणी तीसरे आवर्त में आती है, और चौथी 5वीं श्रेणी चौथे आवर्त में आती है, छठी 7वीं इसमें आती है बेटा, 8वीं 9वीं इसमें आती है और इसमें आती है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब देखेंगे बेटा। देखो, जो आवर्त होता है, आवर्त किसे कहते हैं? ये आवर्त देखो किसे कहते हैं। ये जो 36 का मतलब ये पंक्ति दिखाई दे रही है, ये पंक्ति, ये आवर्त कहलाता है। ये पहला आवर्त है और पहली श्रेणी है। पहली श्रेणी भी कहेंगे इसको, आवर्त भी कहेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ से ये दूसरी श्रेणी है। ये कौन सी है बेटा? दूसरी श्रेणी है और दूसरा ही आवर्त है। क्लियर? मतलब 36 पंक्तियाँ हैं, और ये तीसरी श्रेणी है और तीसरा ही आवर्त है। ठीक है, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक चौथा आवर्त है ये, और ये 5वां आवर्त, सॉरी ये भी चौथा ही आवर्त है। ये दोनों, क्योंकि एक ये इतना पूरा ये आवर्त है, इतना। ये समझ में आ रही है बेटा बात? देखो, 5वां आवर्त कौन सा है? 5वां चौथा आवर्त इतना है, ये चौथा आवर्त है इतना, ये चौथा आवर्त है। समझ में आया? और इसमें 2 श्रेणियां हैं, चौथी और 5वीं श्रेणी आती है। समझ में आया? और जो 5वां आवर्त है बेटा, 5वां आवर्त ये है,
इसमें 2 श्रेणियाँ हैं, छठी और 7वीं श्रेणियाँ हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस प्रकार इसमें बेटा 7 आवर्त होते हैं। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, और ये रहा छठा आवर्त बेटा, और लास्ट में ये रहा 7वां आवर्त। समझ में आ रही है बात? कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं इस टेबल में। ये मत सोचना कि सर जी क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, ये काम की तो काम की है, काम की है, बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, इसी से ही अपनी दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी। बट इसमें है क्या दिक्कत? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वही तो है जैसे दीर्घाकार है। देखो वो ये सब कुछ देखो, देखो हा ही ली बी बक बक नो फ नी न मग अल सिप्स 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 सी एल ए आर कक्का सी टी बी कर मनफी कोनी। वही ट्रिक काम कर रही नहीं कर रही? तो वही ये सब कुछ भी चेंज नहीं है बेटा, थोड़ा सा चेंज बताऊँ क्या चेंज है इसमें। इतना समझ में आया बेटा आपके लिए? कितने आवर्त होते हैं इसमें? 7 आवर्त होते हैं और 10 श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है। और बेटा यहाँ पर देखो ये जो वर्ग होते हैं इसमें 8 और 1 9 हो जाते हैं। तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग, 7 वर्ग, 8 वर्ग, ये हैं 8 वर्ग होते हैं। लेकिन एक ही अलग से शून्य जुड़ जाएगा, इसको मिलाकर टोटल 9 वर्ग अब माने जाते हैं। लेकिन पहले इसमें 8 हुआ करते थे। तो दीर्घाकार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं बेटा? टोटल शून्य मिला करके 9 वर्ग हो चुके हैं। पहले वर्ग को बेटा देखो ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा। किसने बांटा? ये मोजले ने बांटा है। ठीक है। पहले वर्ग को 2 उपवर्गों ए और बी में बांटा है। देखो बेटा पहले उपवर्ग को 2 वर्ग ए और बी में बांटा है उपवर्गों, और इसको उपवर्गों ए और बी में बांटा है, इसको भी उपवर्गों ए और बी में बांटा है। मतलब इसको भी उपवर्ग में बांटा है, इसको भी, चौथे को भी, 5वें को भी, छठे को भी, 7वें को भी। सॉरी, पहले को नहीं बांटा है, पहले को बांटा गया है बेटा। देखो पहले को भी बांटा है ए और बी में, देखो ए और बी में बांटा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 8वां है, 8वें को उपवर्गों में नहीं बांटा। देखो कहीं पर भी ABCD लिखा हुआ नहीं है। 8वें को और 0 को उपवर्गों में नहीं बांटा गया है। बाकी सभी वर्ग जो हैं 1 से लेकर के 7 तक के सभी वर्गों को उपवर्गों ए और बी में डिवाइड किया गया है इस श्रेणी में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इतना बेटा समझ में आ गया आप लोगों के लिए? बहुत अच्छे समझ रहे हो। बोरिंग तुम्हें लगता होगा भले, लेकिन तुम्हें समझना है, तुम्हें समझना है। हर बात समझाई जा रही है फिर भी समझ में ना आ रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात? उसके बाद देखो, इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर जो पहला आवर्त है, पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व रखे गए हैं, H और HE। इस आवर्त को हम बोलते हैं अति लघु आवर्त, मतलब बहुत छोटा आवर्त। ठीक है। इसमें देखो टोटल 8 तत्व रखे गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बोलते हैं बेटा हम लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। इसको बोलते हैं लघु आवर्त। ठीक है। इसमें भी 8 तत्व के हैं, इसको भी बेटा कहते हैं लघु आवर्त। सब लिखवाऊंगा मैं, अभी आपको सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? लघु आवर्त बोलते हैं। इसमें बेटा देखो 18 तत्व होंगे। ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम दीर्घ आवर्त। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त। इसको बोलते हैं दीर्घ आवर्त। ठीक है। और इस वाले 5वें आवर्त को भी दीर्घ आवर्त बोलेंगे। और इसमें बेटा 32 एलिमेंट है तो बोलते हैं अति दीर्घ। इसमें भी 32 है तो इसको बोलते हैं अति दीर्घ। ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचते होंगे भैया 32 कैसे हैं? इसमें देखो, इसमें काउंट कर देखो। अच्छा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है बेटा, 18 तक हो गए। इसके बाद जो बेटा यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पे लिखा है बेटा 18 तक हो गए यहाँ पे। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो बेटा इसमें तो 18 ही होंगे, सॉरी गलत गिन लिया, इसमें तो 18 ही होंगे। 32 इस वाले में होंगे, इस वाले में 32 होंगे। ठीक है। तो 18 वो हो गए। अब 32 गिनते हैं बेटा, 32 कैसे होंगे? ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ये हो गए, ठीक है बेटा। अब जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 57, 57 है, इसमें कितने हो गए, 17 हो गए ऊपर, कितने क्या लिखा है 57, 57 के बाद बेटा लिखा हुआ है ये 58, मतलब यहाँ के बाद जो एलिमेंट्स यहाँ रखे गए हैं बाहर, इसको लेंथेनॉइड सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है बेटा। 32 होने चाहिए, कहीं ना कहीं गिनने में गलती हुई है। तो इस प्रकार 32 एलिमेंट्स है। चाहो तो मैं फिर से गिन के दिखा देता हूँ बेटा, देखो फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। तो इस प्रकार 32 एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं, ठीक है बेटा। और जो हमारी ये जो 7वीं आवर्त है, इसमें भी 32 तत्व हैं, लेकिन इसमें ये भी इनकम्प्लीट है। तो इसको किसी किसी बुक में बेटा 32 लिखा है, किसी किसी में अपूर्ण लिखा हुआ है, तो हम फाइनली इसको 32 मानते हुए ही चलेंगे। लेकिन ये तत्व खोज हो चुके हैं, लेकिन अस्थायी रूप से हैं, तो इसको फिक्स नहीं था उस वक्त आधुनिक आवर्त सारणी में। इतनी चीज़ समझ में आ गई बेटा। तो जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ मैंने नोट्स में लिख रखी है, सभी चीज़ आपको भी मिल जाएंगी देखने को, ठीक है। तो बेटा इस आवर्त सारणी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है लेंथेनॉइड सीरीज़, इसको क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़, इसको क्या बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। ध्यान से देखेंगे, 57 के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ रखे गए हैं 58 से, देखो ये, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे लेंथेनम है, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़। 89 के बाद इसको एक्टिनॉइड बोलते हैं। तो बेटा 89 के बाद यहाँ रखे गए हैं, 89 के बाद 90 आते हैं, तो ये देखो उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़। समझ में आया इतनी बात। तो बेटा देखो, मैं जो समझाया है वो मैंने लिखवा भी दिया है, देखो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजन किया गया है। देखो बेटा, यहाँ पर ये मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, जो 18 वर्ग थे, उसके लिए 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया गया है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो बेटा वो चित्र तो बना ही लेना आप, उसके बाद जो है अब मैं जो बोल बोल समझा रहा हूँ ये आप नोट कर लेना, ठीक है। 8वें व शून्य वर्ग का कोई भी विभाजन नहीं किया गया है, ये मैंने आपको समझाई थी। तो इस आवर्त सारणी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम आवर्तों की बात करेंगे। तो इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। इस आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बेटा, टोटल 7 आवर्त होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था। और ये 7 पीरियड 36 पंक्तियों द्वारा बने होते हैं, जिन्हें श्रेणियाँ कहते हैं। 10 श्रेणियाँ होती हैं टोटल, है ना। तो बेटा देखेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे व 7वें आवर्त की 36 पंक्ति तथा चौथे और 5वें व 6ठे आवर्त में 2-2 36 पंक्तियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है बेटा, देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि देखो, पहले दूसरे और तीसरे आवर्त में एक 36 पंक्तियाँ हैं। देखो ये लिखा हुआ है, देखो पहले आवर्त में बेटा 1 36 पंक्ति है, ये 1, ठीक है। दूसरे आवर्त में 1 36 पंक्ति है, तीसरे आवर्त में भी 1 36 पंक्ति है, लेकिन चौथे 5वें आवर्त में ये 2-2 पंक्तियां हैं, 2-2, 1 और 2, ठीक है। इसमें भी 2-2 पंक्तियां हैं और इसमें भी 2-2 पंक्तियां हैं और लास्ट वाले में 1 पंक्ति है। ये पॉइंट वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। देखो फिर समझो, देखो बेटा, पहले दूसरे तीसरे बाद 7वें आवर्त में 1-1 36 पंक्तियाँ हैं। बेटा 7वां आवर्त इसमें कितनी हैं, देखो पहले, दूसरे, तीसरे और 7वें आवर्त में 1-1 36 पंक्तियाँ हैं और चौथे, 5वें व 6ठे आवर्त में 2-2 36 पंक्तियाँ होती हैं। पहले आवर्त फर्स्ट को हम बोलते हैं अति लघु आवर्त या वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और इसमें से 2 तत्व ही आते हैं। इसमें कितने तत्व होते हैं बेटा, मात्र 2 ही तत्व रखे गए हैं, मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। दूसरे और तीसरे आवर्त सेकंड और थर्ड पीरियड में 8-8 तत्व आते हैं, इन्हें हम लघु आवर्त कहते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था। फोर्थ पीरियड में बेटा 18-18 एलिमेंट्स आते हैं, इन्हें हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे पीरियड्स को अति दीर्घ कहते हैं, इसमें 32 तत्व आते हैं, परंतु 14 तत्व हैं वो आवर्त सारणी से बाहर रखे गए हैं, 58 से नीचे, लेंथेनॉइड सीरीज जिसे कहते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। इन 14 तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व या लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स भी कहते हैं। बेटा 14 तत्व बाहर रखे गए ना,
इन्हें हम लैंथेनोइड्स एलिमेंट भी कहते हैं, दुर्लभ मृत तत्व भी कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तत्व जो बाहर रखे गए हैं आवर्त सारणी से ना, इन्हें कहते हैं दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं या लैंथेनोइड सीरीज भी कहते हैं। है ना बेटा, समझ में आई ये बात। 7 पीरियड्स को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं और यह है अभी इस आवर्त सारणी में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इस आवर्त सारणी में 32 तत्व 87 से लेकर 118 तक आते हैं। इसमें 4 तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। इन तत्वों को एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं। समझ में आया। तो जितनी भी कथा मैंने आपको समझाई है बेटा वो शॉर्ट में मैंने लिख रखी है, एक टेबल बना करके आप शॉर्ट में भी लिख करके ऐसे याद कर सकते हो। तो बेटा शॉर्ट में लिखी हुई है ये कथा, देख लो। देखो आवर्त श्रेणी, और देखो बेटा श्रेणियाँ कितनी हैं हमारी आवर्त सारणी में, श्रेणी टोटल है हमारी आवर्त सारणी में 10 श्रेणियाँ हैं। तो देखो मैंने 10 श्रेणियाँ यहाँ पे बना रखी हैं, ध्यान समझेंगे बेटा। देखो बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्रेणियाँ हैं। ठीक है। तो बेटा जो पहली श्रेणी है उसमें पहला आवर्त आता है, दूसरी श्रेणी में दूसरा आवर्त आता है, तीसरी श्रेणी में तीसरा आवर्त आता है। ठीक है। इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर के चौथा आवर्त बनता है, इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर के पांचवा आवर्त बनता है, इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर छठा आवर्त बनता है और लास्ट श्रेणी में ये लास्ट आवर्त बन जाता है। ये आपको समझा दिया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। और देखो जरा एक बात मैं आपको और समझा दूँ। देखो जैसे कि जो आपकी फर्स्ट आवर्त है, ये फर्स्ट आवर्त में 2 एलिमेंट्स होते हैं H और HE, इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त। दूसरे आवर्त में 8 एलिमेंट्स आते हैं, इसको बोलते हैं लघु आवर्त। तीसरे आवर्त में बेटा 8 एलिमेंट्स आते हैं, इसको बोलते हैं अति लघु आवर्त। फिर चौथा आवर्त आता है, चौथे में 18 एलिमेंट्स आते हैं, इसको बोलते हैं हम दीर्घ आवर्त। पाँचवा जो आवर्त है इसमें बेटा 18 एलिमेंट्स आते हैं, इसको बोलते हैं दीर्घ आवर्त। और छठा जो है इसमें आते हैं बेटा 32 को बोलते हैं अति दीर्घ, मतलब बहुत बड़ा। और जो सातवां आवर्त है इसमें बेटा 32 आते हैं, इसको बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। ठीक है। तो एक बात तुम्हारे लिए और समझाता हूँ, एक बात और समझ लो बेटा। देखो जो देखो ये मतलब एक सीरीज़ एक आवर्त में आती है, दूसरी सीरीज़ दूसरे आवर्त में आती है, तीसरी सीरीज़ तीसरे आवर्त में आती है। लेकिन इसमें ये 2 सीरीज़ हैं, 2 सीरीज़ चौथे आवर्त में आती हैं, ये 2 सीरीज़ पाँचवें आवर्त में आती हैं, ये 2 सीरीज़ छठे आवर्त में आती है। समझ में आ रही है। जो 2-2 की सीरीज़ हैं उन्हें क्रमशः बोलते हैं सम विषम, सम विषम, सम विषम। समझ में आ गई ये बात। बहुत विस्तार समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए बेटा मैं कंपटीशन की दृष्टि से। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। ग्रुप्स का मतलब वर्ग की। तो मैंने आपको बताया था कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी बेटा, इसमें टोटल वर्ग कितने थे? टोटल वर्ग थे 8। मेंडलीव की आवर्त सारणी मूल आवर्त सारणी में टोटल वर्ग कितने थे? टोटल 8 वर्ग थे। लेकिन अब इन 8 वर्गों को, अब 8 वर्ग तो थे ही थे लेकिन शून्य वर्ग भी अलग से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से टोटल कितने वर्ग हो जाते हैं? टोटल वर्ग हो जाते हैं इसमें अब टोटल वर्ग कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए इसमें 9 वर्ग। ठीक है। तो पहले वर्ग को ए और बी में डिवाइड किया गया, मतलब 1 से लेकर के 7 वर्गों को ए और बी में उप वर्गों में डिवाइड किया गया है। जबकि जो 8वां वर्ग है इसको डिवाइड नहीं किया गया है और 0 को भी डिवाइड नहीं किया गया है। ये बातें लिखी हुई हैं और कुछ नहीं। ठीक है बेटा। तो देखो वर्ग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में अब कुछ वर्गों की संख्या 9 है। अब कुल वर्गों की संख्या कितनी है बेटा? 9 है, जो कि क्रमशः 1 से 9 तक नहीं होती है। 1 से 9 तक ना होकर के हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट से लेकर के 8 तक और इसके बाद एक शून्य वर्ग अलग से जोड़ दिया गया है ना। तो मेंडलीव के समय इस आवर्त सारणी में 8 ही वर्ग थे, लेकिन उत्कृष्ट गैसों या अक्रिय गैसों की खोज के बाद ही एक शून्य ग्रुप अलग से जोड़ दिया गया। इस प्रकार अब इसमें 9 वर्ग होते हैं। 0 व 8वें वर्ग को छोड़कर सभी को ए और बी उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। एक ही वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों को फैमिली कहते हैं। मतलब एक कोई वर्ग है बेटा, इसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। देखिए बात को समझ लो बेटा। देखो बेटा जैसे कि ये वर्ग दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये वर्ग दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ग है ये फर्स्ट वर्ग। तो फर्स्ट वर्ग में
ये जो भी तत्व आते हैं ये सारे तत्व हैं और ये सारे तत्व हैं। ये सारे तत्वों को, ये जितने भी वर्ग में आते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, एक फैमिली के नाम से जानते हैं। ऐसे बेटा जैसे आपसे कोई कहा हैलोजन परिवार की फैमिली किसे किसे कहते हैं, तो ये पूरा एक वर्ग है, ये पूरा हैलोजन परिवार की फैमिली कहलाता है। तो इन परिवारों के कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे ये फर्स्ट वर्ग है, इसको बोलते हैं बेटा एल्काली मेटल फैमिली। इसको क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल फैमिली। तो कुछ फेमस नाम है वो लिख रखे हैं, वो आप सीख लो बेटा, ठीक है। देखो कुछ फेमस नाम लिख रखे हैं, कुछ वर्गों के नाम नीचे टेबल में दर्शाए गए हैं, ज़रा इनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे बेटा फर्स्ट ए ग्रुप था, फर्स्ट ए अभी हमने देखा, उसको बोलते हैं हम क्षार धातुएं, एल्काली मेटल्स, ठीक है। कौन से उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट थे, लीना के रवकस फरियाद, ठीक है। फर्स्ट ए, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। इस वर्ग का, इस फैमिली का नाम है क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। सेकंड ए है, इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। VEMG बेटा मांगे कार्ड्सकोट वापरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। फिफ्थ ए को बोलते हैं नाइकोजन या नाइट्रोजन, नाना पार्टिकल एसिड सभ्यकारी, और वो इसको बोलते हैं 6A को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं चाल्कोजन या ऑक्सीजन परिवार, वो सलमान सित्री पूजा करता है, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन परिवार। तो FCl-BrI फॉरन के लिए वर्षा स्पेक्ट्रा टर्न करेगा। अक्रिय गैसों के परिवार को बोलते हैं बेटा, अक्रिय गैसों का परिवार ही बोलते हैं 8वें एक को, ठीक है। तो हीनी अर्क आए, एक्स नंबर के बग गए, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी की विशेष बातें क्या हैं, विशेष तथ्य क्या हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल तत्व क्या होते हैं, सेतु तत्व क्या होते हैं, विकर्ण संबंध क्या होता है, और आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, लैंथेराइड सीरीज, बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी हम इस टेबल के बारे में। तो बिल्कुल इग्नोर मत करना है इसको, बहुत अच्छे से पढ़ लेना बेटा। इन सब चीज़ों को पढ़ाने के बाद फिर हमारा ये टेबल दी एंड हो जाएगा। और इस आवर्त सारणी में, अपनी दीर्घाकार आवर्त सारणी में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ इतना सा अंतर है। मैं आपको बता दूँगा बेटा अंतर क्या है। देखो जैसे इसमें ए और बी लिखे हुए हैं, ठीक है। ए और बी हमारे जो दीर्घाकार NCERT जो बुक्स है उसमें ये ए और बी हटा दिए गए हैं बस। इसमें 7 पीरियड हैं बेटा, 7 ही पीरियड उसमें रहते हैं, 7 ही आवर्त उसमें रहते हैं। लेकिन इतना सा अंतर है, जैसे कि अभी क्या है कि अभी इसमें जो वर्ग दिखाए गए हैं, संख्या दिखाई गई 9 दिखाई गई, फिर इसकी वर्गों की संख्या 19 हो जाती है, 18 हो जाती है, बस इतना सा अंतर है। बिल्कुल यही है, कोई खास बड़ा अंतर नहीं है, और बिल्कुल यही ट्रिक लगती है उसमें भी। तो इस टेबल को बना लेना है बेटा, और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाए जाएंगे। विकर्ण संबंध को ऐसे ऐसे ये होते हैं, कक्षा तुम्हें 10 में पढ़ाया गया होगा, ऐसे ऐसे कर विकर्ण संबंध। तो बहुत कुछ इसमें पढ़ने के लिए बाकी है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और फटाफट कमेंट करिएगा सबसे बड़ी तुम्हें क्या लगा। 2 शेर सुनाए थे, दोनों शेरों में से कौन सा अच्छा लगा था वो भी बताइएगा। तो बेटा फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। चैनल करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।